हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्या कहते हैं कि पिछली वीडियो में देखा था कि क्रॉप वेराइटी मूवमेंट, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट देख लिया था। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्या हम पढ़ रहे थे? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे थे। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे थे। अब क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी हमने कुछ तरीके देख लिए थे। हाँ, जैसे कि हमने क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया था? फर्टिलाइजर्स के बारे में। हाँ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और हमने क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजर, मैन्योर पढ़ लिया था। और फिर क्या कहते हैं कि मैंने फर्टिलाइजर शुरू किया था, तो फिर फटाफट मुझे कहीं जाना पड़ गया था, इस वजह से मैंने वहीं पे वीडियो रोक दी थी। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजर। आज हमें क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर से स्टार्ट करना है। और हम फर्टिलाइजर, जैसा कि हमने मेन्योर को देखा था, तो मेन्योर को बनाने के लिए क्या कहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती थी। मेन्योर क्या होता है? वो क्या कहते हैं कि बायो फर्टिल, हाँ, बायोमास से बन जाता है, बायो वेस्ट से बन जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर को बनाने के लिए क्या होता है? किसकी जरूरत पड़ती है? फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जबकि मेन्योर में कोई केमिकल नहीं यूज किया जाता। मेन्योर में क्या कोई केमिकल यूज किया जाता है? क्या नहीं, मेन्योर में कोई केमिकल भी नहीं यूज किया जाता। इस तरीके से हमें समझ में आया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉमर्शियली का मतलब क्या होगा कि लार्ज लेवल पे प्रोड्यूस किया जाएगा और बेचने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बेचने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हाँ, आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड। अब मान लीजिए कि आपसे फर्टिलाइजर का डेफिनेशन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो देखिए, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तो क्या लिखिए? दीज आर कॉमर्शियली, दीज आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो सकते होते हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर्स क्या सप्लाई करते हैं? फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये क्या सप्लाई करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, आगे, इसका हम क्यों यूज करते हैं? ताकि क्या कहते हैं कि, हाँ, इट इंश्योर्स गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। जब मैं वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करता हूं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है लीव्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? लीव्स की बात कर रहे होते हैं, प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं, और लीव्स की, ब्रांचेस की। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या क्या आ जाता है? लीव्स आ जाता है, ब्रांचेज आ जाते हैं, और साथ में ही फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, तो इनके ग्रोथ के लिए हम इनका यूज करते हैं फर्टिलाइजर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला, इट प्रोवाइड्स हाई यील्ड कैपेसिटी। इट प्रोवाइड्स अस हायर यील्ड। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये हायर यील्ड तो देता है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये हाई कॉस्ट होता है। क्या होता है? ये हाई कॉस्ट, इसका क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये कहते हैं कि ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड होता है, ये केमिकल होता है। हाँ, ये केमिकल से बना हुआ होता है। और ये फर्टिलाइजर्स तो क्या कहते हैं कि जबकि कंपोस्ट को या क्या कहते हैं कि उसको हम अपने घर पे ही बना सकते थे मैन्योर को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब फर्टिलाइजर्स को यूज करने कैसे, हाँ, क्या समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर शुड अप्लाई केयरफुली। फर्टिलाइजर्स को हमें कैसे यूज करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ज्यादा हमने यूज कर लिया, अगर हमने क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज कर लिया, तो हो सकता है कि हमारे प्लांट्स को वो खराब कर दे। वो हमारे प्लांट्स को क्या कर देगा, खराब कर देगा। यहाँ पर ये समझने वाली है, प्रॉपर डोज होना चाहिए और साथ में प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि कब यूज करना है। प्रॉपर टाइम और प्रॉपर डोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट में यूज करना है, तो वही चीज यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहते हैं कि हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि यूटिलाइजेशन के अच्छा, अब इसको यूज करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, यूज करने के बाद में की। ठीक है। ओके। अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक कंडीशन जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में के रूप में लिख रखा है कि क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएंगे, अगर आपने क्या किया, फर्टिलाइजर डाल दिया, मान लीजिए ये फसल है। हाँ, एक मिनट, ये फसल है यहाँ पे ऐसे है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फर्टिलाइजर भी डाल दिया। हाँ, अब फर्टिलाइजर भी डाल दिया, लेकिन क्या हुआ कि अब आपने यहाँ से पानी भी दे दिए। तो क्या होगा, पानी के साथ में एक हो सकता है कि क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर भी चले जाएं, तो वॉश अवे हो जाए, फर्टिलाइजर ही बह जाएंगे। तो इसका मतलब हमें ध्यान में रखना है कि क्या कहते हैं कि एंड और हाँ, और ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। पहला चीज तो क्या कहते हैं कि तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ये क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स कब यूज करने हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, कब यूज करना है कि ज्यादा सिंचाई तो नहीं कर दे रहे हैं, ज्यादा सिंचाई कर देने से क्या कहते हैं कि वो फर्टिलाइजर्स बह जाते हैं। और जब फर्टिलाइजर बह जाएंगे तो उसका क्या कहते हैं, प्लांट्स यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, तो प्लांट्स उनका यूज कर पाएंगे क्या, नहीं यूज कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इस वजह से भी हमें ध्यान में रखना होता है कि कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, ये सब ध्यान में रखना होता है। दूसरा चीज ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं कि इनके कारण ही वाटर पॉल्यूशन भी होता है। पॉल्यूशन, सॉरी, फर्टिलाइजर्स के कारण ही क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। हाँ, वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई, रुक जाओ इसको लिख, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ये भी बात समझने वाली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि बस अगर हम क्या करेंगे लगातार, अगर हम क्या करेंगे लगातार, क्या कहते हैं कि लगातार हम फर्टिलाइजर ही यूज करते रहेंगे, अगर हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते रहेंगे लगातार, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रलिटी, अब आप सोचो कि आपकी वो फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी इसकी कम होगी। ये इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी, रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, ये लैंड की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। क्यों कम कर देती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, और तथा इससे सूक्ष्म जीवों, अच्छा, यहाँ तक ध्यान में रखो कि जो छोटे छोटे क्या कहते हैं कि इसमें अब ये क्या होगा, ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मार देते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जबकि ये क्या थे, हमारे लिए हेल्पफुल थे।
लेकिन हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है कि क्या कहते हैं कि फसल, ये क्या कहते हैं कि हमारी फसलों को नुकसान भी होता है। ये मत सोचिएगा कि केवल इसका बहुत ज्यादा यूज करने से, फर्टिलाइजर को अगर हम बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो फिर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको जस्ट फटाफट रीड करते हैं। देखिए, fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth. हाँ, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, हेल्दी प्लांट्स को कहते हैं कि राइज करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, ये हायर कॉस्ट फार्मिंग होती है। हायर कास्ट है लेकिन क्या कहते हैं, हायर यील्ड फार्मिंग है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। अभी मैंने बताया था प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि समटाइम्स फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। अगर हमने क्या कहते हैं कि ज्यादा सिंचाई कर दी तो वो क्या होगा। हाँ, सिंचाई ज्यादा कर दी तो क्या होता है कि क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर ही बह जाएंगे। तो इससे क्या कहते हैं कि वो जो प्लांट क्या होंगे, उनको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगला, दिस एक्सेस फर्टिलाइजर, हाँ, दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड टू वाटर पॉल्यूशन। तो इसी एक्सेस फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। इसी एक्सेस, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाएगा। आगे, ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर। देखो, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम कॉन्टिन्यूअसली यूज करेंगे फर्टिलाइजर को तो ये क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे जो सॉइल में है, वो क्या होंगे, रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। वो क्या नहीं हो पाएंगे, रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके होंगे, मर चुके होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये हार्म कर देता है। ठीक है। फर्टिलाइजर, इसीलिए क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर जो होता है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए तब तो फर्टिलाइजर ले लो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए क्या होता है, फर्टिलाइजर। लेकिन क्या कहते हैं, हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो क्या कहते हैं कि आप क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, मेन्योर्स। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन्योर्स यूज करना पड़ेगा। और मेन्योर हमेशा फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मेन्योर कभी भी फर्टिलिटी को कम नहीं करता। ओके, मेन्योर कभी भी फर्टिलिटी को कम नहीं करता। जबकि फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ, पिछली वीडियो में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के में बताया रखा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें टोटली, हाँ, टोटली हम केवल और केवल विदाउट केमिकल्स का अगर हम कोई फार्मिंग करते हैं तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, केमिकल्स यूज ही नहीं करते, केमिकल्स थोड़ा सा भी नहीं यूज करते। यानी कि कोई फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स। लगभग लगभग कोई भी हम केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे कि जैसे हर्बिसाइड्स नहीं यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मेन्योर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक मेन्योर यूज करेंगे, या तो रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, जो फार्म वेस्ट होंगे उनको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन्योर यूज कर लेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूज कर लेंगे, और क्या कहते हैं कि जो फार्म वेस्ट होगा वो यूज कर लेंगे। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही कम या ना के बराबर कह लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता। ओके, यहाँ पे बायो एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे, हाँ, सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी इन प्रिपरेशन ऑफ। अब यहाँ पे क्या होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने बताया नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा। हम्म, यूज ऑफ मेन्योर किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, मेन्योर का यूज किया जाता है।
तीसरा चीज, बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जा सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लू बीन एल्गी। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स हम इनके यूज किए जा सकते हैं। और साथ में ही क्या कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, हाँ क्या कहते हैं कि कौन सा, हाँ जो फॉर्म में क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, फार्म वेस्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। हाँ, फार्म वेस्ट का रिसाइकल्ड फॉर्म वेस्ट यूज कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इनका यूज कर लेंगे। और फर्टिलाइजर्स का मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स केमिकली, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स होंगे, उनका लगभग लगभग ना के बराबर यूज करेंगे। कभी कभी यहाँ पे नीम की पत्तियां यूज की रह जाती हैं, लीव्स ऑफ नीम। ठीक है, नीम की पत्तियां यूज कर लो। और क्या कहते हैं कि, हाँ, और क्या कहते हैं कि, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्या यूज कर सकते हैं, नीम, नीम लीव्स एंड टर्मरिक, इसको क्या कहते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या हो जाएंगे? बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, केमिकल वाले नहीं, बायोपेस्टिसाइड्स क्या हो जाएंगे, ये जैसे नीम को, नीम की पत्तियों को यूज कर लिया जाता है, या नीम लीव्स, हाँ नीम लीव्स, या क्या कहते हैं कि ऐसे भी कह लो कि टर्मरिक के, टर्मरिक भी यूज कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में। इससे क्या होगा, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम होगा। हम यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग कर लेंगे, इंटर क्रॉपिंग कर लेंगे, क्रॉप रोटेशन मेथड से यूज करेंगे। ओके, ये सारी चीजें अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर इन बेनिफिशियल इन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीट कंट्रोल। अगर हम क्या करते हैं कि ऐसे ये जो क्रॉपिंग सिस्टम जो अलग अलग, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज कर लिया या इंटर क्रॉपिंग मेथड यूज कर लिया, तो इन सब से क्या होता है, इनसे हम इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इनसे हम इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं। देखिए, इरिगेशन अभी हमने बताया। अब देखो हमें क्या करना था, हमें इसमें क्या करना था, न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करना था, न्यूट्रिएंट्स का इम्प्रूवमेंट करना था। न्यूट्रिएंट्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने क्या यूज कर लिया, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट किया। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हमने मैन्योर या फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ लिया। अब जब हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया, अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हम देखेंगे कोई और एक मेथड क्या होगा, इरिगेशन। इरिगेशन को भी अगर हम प्रॉपर इरिगेशन यूज करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करने से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट बढ़िया होगा। हाँ, प्रॉपर इरिगेशन मेथड का यूज करने से क्या होगा हमारा, क्योंकि ये किसका सब टॉपिक है, ये है क्रॉप प्रोडक्शन। हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में देखो, एक तो हमने न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को सही से बढ़ा लिया। अब हमारा क्या जरूरत है कि हम प्रॉपर इरिगेशन का मेथड यूज करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर किससे होता है, रेन की बारिश से, पानी से होता है। दैट इज सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून। अगर मानसून सही टाइम पे आ गया, तब तो क्या कहते हैं कि क्रॉप सही से हो जाएगी। अगर मानसून सही टाइम पे नहीं आया, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। तो इन सब चीजों की वजह से भी हमारा क्या कहते हैं कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हाँ, सफिशियंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू द मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन, हेंस पुअर मानसून क्या होगा, क्रॉप फेलियर। अगर मान लीजिए कि बारिश सही से नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, क्रॉप फेलियर होगा। इंश्योरिंग दैट क्रॉप्स गेट वाटर एट राइट स्टेज ड्यूरिंग द ईयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप। अगर हमने क्या किया, अगर मैंने अभी जैसे बताया नहीं, क्या कर सकते हैं,
प्रॉपर हाँ, देखिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करना है। क्यों? और क्या कहते हैं कि प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन होना चाहिए, ऑन टाइम इरिगेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब मानसून में मान लीजिए कि बारिश ही नहीं हुई, जब बारिश नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा, हमें इरिगेशन ही करना पड़ेगा। तो पानी, पौधों को एकदम टाइमली पानी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी। इससे हमारी उपज बढ़ जाएगी। देयरफॉर मेनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर एंड लैंड अंडर इरिगेशन। तो क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमें इरिगेशन को क्या करना पड़ता है, इरिगेशन के अंडर में ज्यादा से ज्यादा खेती को लाना पड़ता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा खेती क्या हो जाए, इरिगेशन के अंडर में आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि पुअर फार्मिंग हो जाए। देखो पुअर फार्मिंग में क्या, सॉरी, पुअर रेन हो, पुअर मानसून हो। अब पुअर मानसून में क्या होता है कि बारिश ही नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो क्या फसलें बर्बाद, तो क्या अब तो क्या फसलें ही नहीं होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या बताया हुआ है, मोर टू नो में देखते हैं। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ। अब देखो, आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉट क्या होते हैं। तो जब क्या होता है कि स्कार्सिटी मतलब कमी, कमी आ जाए किसकी, पानी की कमी ही क्या हो गया, ड्रॉट आ गया। हाँ, इरिगेशन, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, क्या, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, या तो क्या कहते हैं कि हाँ, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज नोन एज ड्रॉट। ड्रॉट पोजेस थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज। ड्रॉट उन उन जगह पे नुकसान करता है जहां पे जो पूरी तरीके से लोग क्या कहते हैं कि केवल और केवल रेन पे डिपेंडेंट है। जहां पे जो जो किसान केवल और केवल रेन के पे डिपेंडेंट है, उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं अगर, अगर क्या कहते हैं कि बारिश नहीं हुई तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, अगर क्या कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन लोग नहीं यूज कर रहे हैं, केवल और केवल बारिश के पानी पे डिपेंडेंट है, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे फसलों का प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा। और फसलों का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अगर क्या कहते हैं कि हल्की जमीन होगी, लाइट सॉइल्स में क्या होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी कम होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। हम्म, लाइट राइट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, लाइट सॉइल्स जो होंगी उनमें क्या होता है, लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है कि जो लाइट सॉइल्स होगी उनकी काफी कम होती है। ओके, और इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप। अब मान लीजिए कि, यानी कि अगर ड्रॉट कंडीशन आ गया, अगर ड्रॉट कंडीशन आ गया तो वो एरिया जहां पे क्या है, लाइट सॉइल्स हैं, वो क्या होंगे, ज्यादा अफेक्टेड होंगे। लाइट ड्रॉट कंडीशन में लाइट सॉइल्स वाले एरिया क्या होंगे, ज्यादा अफेक्टेड होंगे, मोर अफेक्टेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जल्दी क्या कहते हैं कि वो जल्दी पानी को रख नहीं पाते अपने पास में। तो पानी तो क्या हो जाएगा, उड़ जाता, मतलब कि पानी का क्या होता है, या तो क्या कहते हैं कि इवेपरेशन हो जाता है, या तो पानी अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि अब हम ऐसे क्रॉप को डिजाइन करने, अब ऐसे क्रॉप को क्या कहते हैं बनाया जा रहा है, ऐसे क्रॉप को डेवलप किया जा रहा है, ऐसे क्रॉप वेराइटी को जो क्या हो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो या ड्रॉट टॉलरेंट हो, ऐसे क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं क्रॉपिंग के, कैसे इंडिया में कैसे क्या कहते हैं कि सिंचाई के कुछ मेथड्स हैं, इरिगेशन के कुछ मेथड्स हैं, वो भी देख लेते हैं। अब अलग अलग सोर्सेस हैं इरिगेशन के। इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस। वाटर के बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस हैं। और क्या कहते हैं कि देखिए, अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। कहीं कहीं पे अलग अलग टाइप के इरिगेशन सिस्टम है, कहीं कहीं पे कुओं से सिंचाई होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली एक डग वेल होता है, एक ट्यूब वेल होता है। ठीक है, डग वेल और ट्यूब वेल होता है। तो यानी कि वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। अब क्या कहते हैं डग वेल में क्या होता है, डग वेल में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि अभी मैं बता रहा था कि इसमें जो सिंचाई किससे की जा सकती है, ड्रग वेल। अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। यानी कि क्या कहते हैं कि नीचे जहां पे पानी इकट्ठा होगा वहां से क्या कहते हैं कि पानी निकालते हैं, हाँ वहां से पानी निकालेंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो वाटर बियरिंग स्ट्रेटा मतलब उस लेयर से पानी निकाला जाएगा जहां पे क्या कहते हैं कि, ठीक है, पानी नीचे भरा होगा एकदम नीचे। हाँ, ठीक है। द ट्यूबवेल्स कैन टैप टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। अब ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, वो वाटर कहाँ से उठा सकते हैं, जो एकदम और नीचे से और एकदम डीपर लेयर से उठा सकते हैं पानी। ठीक है, फ्रॉम दीज वॉल्स दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाई पंप्स फॉर इरिगेशन। तो वहां से उन, चाहे वो ट्यूबवेल हो चाहे डगवेल हो, उन सब में से क्या कहते हैं कि किससे, बाई यूजिंग पंप क्या कहते हैं कि इरिगेशन के लिए पानी को निकाला जाता है। अब कैनल्स भी यूज कर लेते हैं। कैनल्स आपको पता होगा कैनल्स में क्या होता है, दिस इज यूजुअली एन एलेबरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है। इन दिस सिस्टम कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स फ्रॉम रिवर्स। ये क्या होते हैं कि जैसे डैम से पानी रिसीव कर लेते हैं कैनल्स। कैनल्स में कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, डैम से आ सकता है, रिवर से आ सकता है, ऐसे ऐसे पानी यहाँ इन सब जगहों से पानी को उसको लिया जाता है और खेतों में डाला जाता है। ओके, अब कैनल, कैनल के बाद में क्या आता है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है, कैनल यूज कर रही है जा रहा है। हाँ, मोर रिजर्वायर्स फ्रॉम द रिवर, द मेन कैनल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच। फिर क्या होता है, वो मेन कैनल जो होगी उसको अलग अलग ब्रांच में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। वो पानी मतलब कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पानी को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, इन द एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज इनसफिशियंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज, लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। वहां पे क्या होता है, लिफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है। लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि वहां से रिवर से पानी को उठा करके, हाँ, क्या कहते हैं कि वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स। तो क्या होता है कि वाटर को डायरेक्टली क्या कहते हैं कि रिवर, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे कैनल सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कहीं पे कैनल सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा है या कम पड़ रहा है, तो उसके लिए वहां पे क्या किया जाता है, सीधे रिवर से डायरेक्ट पानी को क्या कहते हैं कि जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट रिवर से ही पानी को के लिए जोड़ दिया जाता है। ओके, ठीक है, यहां तक बात समझ आए कि नहीं समझ आए, क्लियर है। नदियों से सीधे क्या कहते हैं कि पानी, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे लिखा वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम। वहां पे क्या होता है, कुछ जगह पे ऐसे होता है कि क्योंकि वहां पे हो सकता है कि कम पड़ रहा हो, कैनल की वजह से पानी कम पड़ रहा हो, तो डायरेक्टली क्या कहते हैं कि रिवर से ही पानी ले लिया जाता है। फिर एक टैंक होता है, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर होंगे जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है इसमें, हाँ, छोटे छोटे एरिया में। फिर उसको यूज किया जाता है पानी को। ठीक है, फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल एट एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो आजकल नए नए मेथड्स आ गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट। इन सब से भी क्या कहते हैं कि पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। हाँ, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, साथ में इन सब की वजह से, हाँ, क्या होता है कि अगर हमने क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया या क्या कहते हैं कि फिर वाटर शेड मैनेजमेंट यूज सही से कर लिया, तो ये क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
ग्राउंड वाटर, हाँ ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाने में कोशिश करते हैं। द चेक डैम्स स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। अब क्या कहते हैं कि जो ये चेक डैम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो चेक डैम्स होंगे वो क्या करते हैं, पानी को क्या कहते हैं कि, हाँ, ये क्या कहते हैं, चेक डैम्स का मतलब क्या होता है, जहां जहां पे डैम बना दिए गए, वो जो डैम क्या करते हैं, पानी को फ्लो करने से रोकते हैं, पानी को फ्लो करने से रोकते हैं, तो इससे क्या होगा कि सॉइल का एरोजन भी क्या होगा, कम होगा। सॉइल के एरोजन को कम कर देते हैं और साथ में वाटर लेवल क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हमने बताया प्रॉपर इरिगेशन होगा तो हमारी हाई क्रॉप यील्ड हो सकती है। अब क्या कहते हैं कि हमने कहा कि हम यूज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, और साथ में हमने कहा कि क्या कहते हैं कि इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर प्रॉपर फर्टिलाइजर यूज किया, प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज किया, तब भी हमने कहा कि हमारा क्या कहते हैं कि क्रॉप हाई क्रॉप यील्ड हो सकती है। लेकिन अब हमने क्या कहते हैं कि अब एक नया मेथड और देखते हैं कि और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न, अगर हमने प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर लिए, हाँ प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर लिए, तो इनका भी यूज कर करके हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बचा सकते हैं और हम अपने क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा सकते हैं। हम प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करके हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ में ही और हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर, मैंने बताया कि क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बचा सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज्ड टू, अगर हमें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो क्या कहते हैं कि नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसको क्या कहते हैं कि, हाँ, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं कि खेती करने के। ठीक है, तो अब सबसे पहला एग्जांपल है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब आपसे पूछा जाता है बताइए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। तो देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। अब क्या हो रहा है कि एक ही खेत में आप दो क्रॉप को साथ में ही, जैसे मान लीजिए कि पोटैटो, हाँ यहाँ पे पोटैटो बो दिया है, और फिर क्या कहते हैं कि इसी के साथ में यहाँ पे आपने क्या किया, पोटैटो के साथ में मस्टर्ड भी बो दिया, सरसों भी बो दिया। तो ये दोनों ही चीजें क्या हो गई, दोनों ही साथ में चल रही हैं, तो ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को बहुत ज्यादा साथ में ही उगा दिया गया, तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे एक एग्जांपल है व्हीट के साथ में ग्राम, हाँ व्हीट के साथ में ग्राम, या व्हीट के साथ में मस्टर्ड, या ग्राउंड नट के साथ में सनफ्लावर, ये सब यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं कि पोटैटो के साथ में मस्टर्ड यूज कर लो, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। आपको पता चल गया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम एक ही खेत पे, क्या कहते हैं कि एक से ज्यादा एक ही टाइम पे, एक ही खेत पे एक ही टाइम पे एक से ज्यादा फसल उगा रहे होंगे, तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटर क्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन डिफरेंट इन डेफिनेट पैटर्न। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का, ये मत सोचिएगा कि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जांपल है, नहीं। मिक्स्ड क्रॉपिंग दूसरा होता है, मैंने बताया ना मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न है, इसमें क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है। इंटर क्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉलीफ्लावर, हाँ यहाँ पे क्या है कॉलीफ्लावर, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, कोई और फसल यूज की गई है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से कॉलीफ्लावर। तो एक प्रॉपर पैटर्न में जब हम यूज करते हैं तो इसी को बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग मेथड, इंटरक्रॉपिंग मेथड। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग मेथड क्या है, इंटरक्रॉपिंग मेथड का मतलब यहाँ पर भी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जा रहा है, यहाँ से भी दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जा रहा है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर पैटर्न में यूज किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, हाँ, अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट, एक पहले आपने क्या किया, एक क्रॉप कर लिया, एक क्रॉप की खेती कर ली। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट, देखिए अब आपने क्या किया, ये समझ लीजिए खेत है। अब इस खेत में आपने क्या किया, पहले एक प्रॉपर पैटर्न से
ये 1 2 3 रो, यहाँ पे मान लीजिए किसी और चीज की खेती कर लिया। फिर क्या कहते हैं कि अगले में, अगले 3 रो में किसी और की खेती कर लिया। फिर से अगले में, अगले 3 रो में किसी और की खेती कर लिया। तो ये जो प्रॉपर पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न से कर रहे हो, या कभी कभी हो सकता है कि ऐसे 1 2 3 ये हो गया, और क्या कहते हैं कि आपने 2 ही टाइप्स की खेती की। तो ये जो प्रॉपर पैटर्न जब यूज किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं, कभी इसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है। और जबकि कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिए। यहाँ पे सोयाबीन और मेज का एक एग्जांपल बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और क्या कहते हैं फिंगर मिलेट, बाजरा जिसको बोलते हैं, बाजरे के साथ में क्या कहते हैं कि लोबिया बो देते हैं, बाजरे के साथ में लोबिया बो देते हैं लोग। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि काउपी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि ये इंटरक्रॉपिंग के मेथड थे। ये क्या है, इंटरक्रॉपिंग। ओके, अब आगे यहाँ पे क्या फायदा क्या होगा। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट दियर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब एक को ज्यादा रिक्वायरमेंट, एक को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, एक को कम न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हम ऐसे क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हमने क्या किया कि जैसे मान लो किसी को इसमें से, सबको नाइट्रोजन ही नहीं चाहिए होती है, सबको नाइट्रोजन ही नहीं चाहिए, कुछ कुछ फसल को क्या, जैसे दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। लेकिन कुछ फसलें होती हैं जिनको पोटास ज्यादा चाहिए होता है, कुछ फसलें होती हैं जिनको पोटास ज्यादा चाहिए होता है, कुछ फसलें होती हैं जिनको पोटेशियम ज्यादा चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, तो देखो, अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटर क्रॉपिंग मेथड में क्या होगा कि कुछ फसल क्या करेंगी, खेतों में पोटेशियम उनको यूज कर लेंगी, और जो बाकी जो फसलें हैं वो क्या कर लेंगी, किसको यूज कर लेंगी, क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन को यूज कर लेंगी। कुछ ऐसे फसलें होंगी जो फास्फोरस को यूज कर लेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्या कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। हाँ, न्यूट्रिएंट्स का क्या कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से क्या होता है, हमारे क्या कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। किसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्या कहते हैं कि जितना भी हमने फूड न्यूट्रिएंट्स जो हम सप्लाई करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर के फॉर्म में या मैन्योर के फॉर्म में देंगे, उनका प्रॉपर यूज हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल प्लांट्स। अब देखिए, इस इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, अलग तरीके के रोग लगेंगे। इस ये दूसरा फसल है तो इसके अलग तरीके के रोग लगेंगे, दोनों रोग सेम को नहीं लग सकते। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फसल हमारी बर्बाद होने से बच जाएगी, पूरी की पूरी फसल बर्बाद होने से बच जाती है। तो इस प्रकार से पेस्ट कंट्रोल भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जब हम इंटरक्रॉपिंग मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल भी क्या कहते हैं कि हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आए कि नहीं समझ आए। तो इस प्रकार से हाई क्रॉप यील्ड दे सकते हैं, दोनों ही हाई क्रॉप यील्ड देंगे, चाहे कोई भी हो, क्या कहते हैं कि हाँ, प्रॉपर क्रॉप हाई यील्ड कौन देंगे, दोनों ही देंगे, चाहे वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर लें हम, चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग कर लें, और या तो हमने क्या कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के साथ साथ में हमने बता दिया आपको क्या कहते हैं कि इंटर क्रॉपिंग मेथड। आगे देखते हैं। द ग्रोइंग ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, पहले कोई फसल बो दिया कुछ दिन के लिए, 3 महीने के लिए, फिर अगले 3 महीने के लिए कोई और फसल बो दिया, फिर अगले 3 महीने के लिए कोई और फसल बो दिया। इस प्रकार भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब समझ आया ना, कि हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप अपने फसल को क्या कहते हैं कि बदलते जा रहे हो, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। आप क्रॉप रोटेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप ड्यूरेशन। अब क्रॉप ड्यूरेशन के बेसिस पे क्रॉप रोटेशन किया जाता है। क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। ऐसे क्रॉप कॉम्बिनेशन किया जाएगा कि क्या कहते हैं कि पता चले कि सक्सेस। अब देखो, तो कुछ कुछ ऐसे फसलें होती हैं, कुछ ज्यादा ही वो न्यूट्रिएंट्स यूज करती हैं। फिर अब आप उसके बाद वो ऐसी फसल बोओगे जिसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो क्या कहते हैं कि वो तो पहले ही, जो इसके पहले वाली फसल है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज कर चुका होगा। जब वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो फिर क्या कहते हैं कि दोबारा वाली फसल सही से नहीं हो पाएगी। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमने पहले कौन सी फसल बोई थी, और फिर अब इसके बाद कौन सी फसल बोएंगे, ये सब हम पहले से ही सोच करके रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ प्री प्लान्ड मेथड।
यहाँ पे क्या होता है कि प्री प्लांट मेथड यूज किया जाता है, प्री प्लांट सक्सेशन किया जाता है कि अगर हम सेम ही लैंड पे क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं, पहले कोई क्रॉप बोया था फिर बाद में कोई क्रॉप बोए रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड। अब यहाँ पे ध्यान में रख लो कितना मॉइस्चर है और कितना इरिगेशन मेथड है। इस बेसिस पे क्या कहते हैं कि कितना, क्या कहते हैं, कितना मॉइस्चर है और कितना इरिगेशन इरिगेशन का फैसिलिटी है, कि सिंचाई की सुविधा है या नहीं। इन सब बेसिस पे क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि क्रॉप को बोते हैं, और यह क्रॉप को क्या कहते हैं कि मतलब कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आएगी, नहीं समझ में? इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली, हमने कहा कि अगर क्रॉप रोटेशन सही से किया जाएगा तो एक ही साल में एक ही जमीन पे हम तीन चार, कम से कम तीन टाइप की फसलें उगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम आगे करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। दो टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो गए अभी? हाँ, एक हमने पढ़ लिया, पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। फिर हमने दूसरा मेथड पढ़ लिया, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, सॉरी, क्रॉप, अब क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अब हमें क्या कहते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। अब देखो क्या होता है कि फील्ड क्रॉप में क्या होता है कि उसके साथ में ही क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्या कहते हैं कि वीड्स आ जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स का मतलब क्या होता है? जो भी फालतू के क्रॉप्स होंगे, जो भी फालतू के क्रॉप्स होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? हाँ, जितने भी फालतू के क्रॉप्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है। ओके। जो जितने भी फालतू के क्रॉप्स होंगे, फालतू के मतलब कि क्रॉप्स के एक्स्ट्रा, समझिएगा। अगर मैंने क्रॉप बो दिया, अब जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे की जा रही है व्हीट की, गेहूं की खेती की जा रही है, खेती की जा रही है व्हीट की। अब इसमें एक दो एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे मान लो कि राइस की भी प्लांट्स उग जाए, राइस के ही प्लांट आ गए, तो ये सब क्या हो गए कि जो हम जिस चीज की खेती कर रहे हैं उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? वीड्स होंगे। हाँ, तो क्या कहते हैं कि तो इन सब से क्या होता है, जो फील्ड क्रॉप जो होती है इन्फेस्टेड या इन्फेक्टेड समझ लीजिए बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट और डिसीज। क्या होता है कि इन सब की वजह से, क्या कहते हैं, कीट की वजह से, हाँ, इन सब की इंसेक्ट उनको या पेस्ट या डिसीज, इन सब की वजह से हमारी फसल क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इन सबको हटा दें, किनको हटा दें? ये वीड्स को हटा दें, इंसेक्ट को हटा दें, पेस्ट को हटा दें, डिसीज को हटा दें, तो हमारी क्रॉप क्या होगी? प्रोटेक्टेड होगी। हमारी क्रॉप क्या होगी? प्रोटेक्टेड होगी। तो हम क्या करते हैं, इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम, अगर हमने प्रॉपर टाइम पे इनको सही से हटाया नहीं या कंट्रोल नहीं किया, हटाया भी नहीं, या मतलब कि अब पूरी तरीके से तो हटाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हम ये वर्ड यूज करेंगे कंट्रोल। अगर हमने वीड्स को, अगर हमने वीड्स को या क्या कहते हैं कि पेस्ट को कंट्रोल नहीं किया प्रॉपर तरीके से, देन दे डैमेज द क्रॉप्स सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। तो क्या होगा कि वो इस तरीके से हमारे क्रॉप को लॉस कर, बहुत ज्यादा हमारे क्रॉप में लॉस हो जाएगा। किसकी वजह से? वीड्स और पेस्ट की वजह से, वीड्स और पेस्ट की वजह से। तो हमें इनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। अच्छा, वीड्स का डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिख दिया है कि अनवांटेड प्लांट्स,
अनवांटेड प्लांट्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, जैंथियम। हाँ, जैंथियम, ये गोखरू, ये क्या होते हैं? ये फालतू के ही प्लांट्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, उगाते हैं, जो फसलों को खराब कर देते हैं। अगला, पार्थेनियम, ये गाजर घास होती है, इसके जो घास जो होती है, इसके पेड़ के जो जो पत्ते होते हैं वो गाजर की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका हिंदी में कहते हैं गाजर घास। और ये कहते हैं कि साइंटिफिक नेम है इसका है पार्थेनियम। ठीक है। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि और भी है, क्या कहते हैं कि जैसे ये एक मोथा होता है, मोथा को क्या कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं साइपरिनस। हाँ, तो ये जो मोथा हो गया, ये जो गाजर घास हो गया, या गोखरू हो गया, ये सब क्या होते हैं? यही सब वीड्स हैं। ये क्या कहते हैं कि कुल मिला करके, अच्छा, ये हमें नुकसान कैसे करते हैं हमारे प्लांट्स को? अब सोचिए, यहाँ पे हमारा प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, लेकिन क्या कहते हैं कि वीड्स यहाँ पे आ गया, ये वीड्स आ गए, ये वीड्स आ गए यहाँ पे। तो ये वीड्स क्या करते हैं? अब इनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए था, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, अब वीट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, वीट को भी। तो इन्होंने क्या कर दिया? कंपटीशन बढ़ा दिया ना, कंपटीशन हो गया। अभी तक 4 प्लांट में वो न्यूट्रिएंट बटने वाला था, अब वो न्यूट्रिएंट कितने प्लांट्स में बचेगा? 5 प्लांट्स में बचेगा। अगर मान लो एक यहाँ पे और वीट आ गया, तो कितने प्लांट में वो उतना ही न्यूट्रिएंट कितने प्लांट में जाएगा? 6 न्यूट्रिएंट में जाए, 6 प्लांट में जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि प्लांट्स के साथ में, हमारे क्रॉप के साथ में ये क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। क्या होता है? जो लाइट इनको मिलना था, जो जितने लाइट क्या कहते हैं कि प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को चाहिए थी, वो इनके लिए भी क्या कहते हैं, इनको भी चाहिए होती है। इस प्रकार से क्या करते हैं कि वो हमारे क्रॉप के ग्रोथ को रोक देते हैं। जो वीड्स होते हैं, ड्यू टू कंपटीशन, वो क्या करते हैं? हमारे क्रॉप को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। यहाँ तक बात समझ में? क्रॉप की ग्रोथ को रोक दे देते हैं। ठीक है। देयर फोर रिमूवल ऑफ वीड्स from cultivated field during the early stages of crop growth is essential। यानी कि शुरू शुरू में ही, जब क्या कहते हैं कि क्रॉप जैसे ही हमने जब बोया होगा, तो क्या कहते हैं कि बोने के बाद में क्या होता है कि जब क्रॉप तैयार ही हो रही होती है, तो शुरू में ही हमें क्या करना चाहिए? इन वीड्स को हटा देना चाहिए। अगर ये वीड्स हट जाएंगे तो हमारे क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होगा। अगर ये वीड्स हम नहीं हटा पाएंगे प्रॉपर टाइम पे, तो हमारे क्रॉप का ग्रोथ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हमारे क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब हमने बात करी है वीड्स की, अब हम बात कर रहे हैं पेस्ट की। अब देखो, पेस्ट होते क्या हैं? पेस्ट को क्या कर देते हैं? जैसे पेस्ट मतलब जैसे चूहे हो गए, पेस्ट का मतलब यहाँ पे चूहे हो गए, या इंसेक्ट हो गए छोटे छोटे, ये सब। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक्स द प्लांट इन 3 वेज। वो क्या कर देते हैं? रूट्स को कट कर देंगे, स्टेम्स को कट कर देंगे, या लीफ को कट कर देंगे। पहला तरीका ये होता है, दे सक द सेल सैप। सेल के अंदर जो क्या कहते हैं, सैप का मतलब होता है रस। सेल के अंदर मतलब कि सेल के अंदर जो, जैसे हमने पढ़ रखा है कि प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो भी प्रोटीन वोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही तो होता है। तो उनको ये क्या कर देते हैं कि उसको ये सक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें, दे बॉर्न इनटू द सिस्टम एंड स्टेम एंड फ्रूट, क्या कहते हैं कि दे दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ क्रॉप एंड रिड्यूसेस यील्ड। तो कुल मिलाकर के वो क्या करते हैं कि वो ये क्या करते हैं? हमारी फसलों को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। ये हमारी पूरी तरीके से फसलों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या होता है कि हमने कहा कि क्या कहते हैं कि ये क्या कर देते हैं? दे बॉर इनटू स्टेम। यहाँ पे दे, अब समझिए, सबसे पहले में क्या किया? रूट को कट कर दिया, स्टेम को कट कर दिया, लीफ को कट कर दिया। रूट को कट कर दिया तो समझ लो कि पेड़ पूरा का पूरा, मतलब पूरे के पूरे क्रॉप नष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, दे सक द सेल सैप। सेल सैप को क्या करते हैं कि वो क्या कर देते हैं? चूस लेते हैं, पूरे पूरे जितना भी रस होता है कोशिका के अंदर या सेल के अंदर, जो भी रस होते हैं उनको चूस लेते हैं। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। वो क्या होते हैं? स्टेम या फ्रूट के अंदर में क्या कहते हैं? होल कर देते हैं, छोटे छोटे, हाँ, होल कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारे प्लांट के साथ साथ में हमारे क्या कहते हैं कि हमारे प्लांट के साथ साथ में हमारे जितने भी क्या कहते हैं कि जो
ईल्ड प्रोड्यूस होने वाला था उसको भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब प्लांट्स में क्या करते हैं, डिसीजेज भी यहाँ लग सकती हैं। डिसीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। बैक्टीरिया, फंगी और वायरस की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस की वजह से क्या होता है कि हमारे, क्या कहते हैं कि, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस क्या करते हैं, ये डिसीज ला करके कर देते हैं। वो पेड़ों में क्या कर देते हैं, कोई ना कोई डिसीज कर देंगे। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल। अब ये पैथोजन या तो सॉइल से आ जाते हैं, या तो वाटर से आ जाते हैं, या तो एयर से आ जाएंगे, और क्या कहते हैं कि पौधों में डिसीज कर देंगे। और डिसीज की वजह से जब पौधे रोग, हाँ, पौधों में रोग लग जाएगा तो फिर क्या होगा, पौधे में रोग लग जाएगा तो क्या वो क्रॉप प्रॉपर ईल्ड दे पाएंगे, प्रॉपर उपज दे पाएंगे, नहीं। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब देखो, इनको चाहे वो वीड्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो डिसीजेज हो, इनको कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स हैं, इनके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। इनको भी कंट्रोल करने के क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाई वेरियस मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज टू यूज ऑफ पेस्टिसाइड। क्या यूज कर लो, पेस्टिसाइड्स यूज कर लो, विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स। बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड यूज कर लेते हैं, हर्बिसाइड्स यूज कर लेते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड के, पेस्टिसाइड्स में ही ये हर्बिसाइड वगैरह वगैरह आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पेस्टिसाइड में ही क्या है, विच इंक्लूड्स हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड। अगर हमने पेस्टिसाइड यूज कर लिया तो उसके अंदर क्या होंगे, हर्बिसाइड भी होंगे, इंसेक्टिसाइड भी होंगे, और फंगिसाइड्स भी होंगे। ओके, दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट्स। इसको क्या, इन केमिकल्स को क्या कहते हैं कि स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर में। हाँ, लेकिन अगर हमने इसका, वही चीज है कि मैंने बताया कि इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। अगर हमने एक्सेसिव यूज कर लिया तो प्लांट्स के लिए ही हार्मफुल हो जाएगा, प्लांट के लिए ही हार्मफुल हो जाएगा। हमारी क्रॉप कैसी हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी, हमारी क्रॉप कैसी हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना? और क्या कहते हैं कि अगर हमने एक्सेसिव एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स या एक्सेसिव केमिकल्स यूज कर लिए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे, क्या कहते हैं कि, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हो जाएगा। वो कभी कभी वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, वीड कंट्रोल मेथड्स आर इंक्लूड, मैकेनिकल रिमूवल भी हो सकता है। वीड में क्या होता है कि हम अपने हाथों से जा करके प्लांट्स को हटा दें। जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे वीड्स के, उनको हम अपने हाथों से भी छांट छांट के हटा सकते हैं ना, इस प्रकार से हटा सकते हैं। तो वही प्रिवेंटिव मेथड्स, प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। हम क्या करेंगे, शुरू में ही क्या, प्रिवेंटिव मेथड में क्या होगा, हम हो सकता है किसी कि ऐसा मेथड शुरू में ही अपना लेंगे जिससे क्या होगा कि वीड्स आए ही नहीं। हाँ, ऐसे ही मेथड हम अपना लें, इंटरक्रॉपिंग मेथड अपनाएंगे, हाँ, क्रॉप रोटेशन मेथड अपनाएंगे, तो इससे भी क्या होता है कि वीड कंट्रोल होता है। वीड्स क्या कहते हैं कि इंटरक्रॉपिंग मेथड, या क्या कहते हैं कि वीड कंट्रोल में क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जल्दी वीड, सॉरी, इंटरक्रॉपिंग मेथड और क्या कहते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड जब हम यूज करेंगे तो उसमें वीड्स का होने के चांसेस कम होते हैं, उसमें वीड्स के होने के चांसेस कम होते हैं। अगर होंगे भी तो हम उनको हाथ से हटा सकते हैं, बड़ी आसानी से हाथ से हटा सकते हैं। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? और क्या कहते हैं कि, एंड समर, अब आगे सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स। कभी कभी क्या होता है कि, against pests are use of resistance varieties and summer plowing, in which fields are plowed deep in summers to destroy weeds and pests। कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं कि हम खेत को क्या करते हैं, प्लो करके छोड़ देते हैं, प्लो करके छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, उसके मतलब, प्लो का मतलब होता है टिलिंग, टिलिंग का मतलब होता है मिट्टी को पलटना, प्लो का मतलब होता है टिलिंग, टिलिंग का मतलब होता है मिट्टी पलटना। तो क्या होता है कि अगर हम मिट्टी पलट के छोड़ देंगे तो अब क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है तो वो क्या कहते हैं कि वीड्स अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ लिया कि कैसे हमने, क्या कहते हैं कि, क्रॉप को प्रोटेक्शन करना है। अब जब हमने इसको, क्या कहते हैं, क्रॉप के प्रोटेक्शन में पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट हमने ये पढ़ लिया कि हमें क्या करना है, वीड को कंट्रोल करना है, पेस्ट को कंट्रोल करना है, और साथ में क्या कहते हैं डिसीज को कंट्रोल करना है। अब जब हमने, क्या कहते हैं कि, क्रॉप को उगा लिया तो क्रॉप को उगाने के बाद में भी क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी क्या? नहीं, क्रॉप को उगाने के बाद तो अब सबसे मेन रोल आया कि क्रॉप को स्टोर करना है। हाँ, स्टोरेज, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। क्या होता है, कभी कभी एग्री, कभी कैन भी क्या होता ही है,
तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि स्टोरेज लॉस हो जाता है, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का बहुत ज्यादा स्टोरेज लॉस हो जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस क्या होते हैं, बायोटिक, मतलब कि जो ये स्टोरेज लॉस में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, बायोटिक, गए चूहे को उसको खा, हाँ, चूहे, रोडेंट्स मतलब क्या होता है, चूहे होते हैं, इंसेक्ट, कीड़े लग गए उसमें क्या कहते हैं फसलों में हमारे, जो हमने क्या कहते हैं कि स्टोरेज सही से नहीं किया। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, चूहे आ गए, चूहे खाने लगे। हाँ, फंगी, हाँ, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या कर सकते हैं कि हमारे फसलों को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज को खराब कर देते हैं। जब हम उसको अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करेंगे तो वो भी खराब कर देते हैं। अब बायोटिक मेथड में क्या होता है, अगर हमने सही से मॉइस्चर को, क्या लिखा हुआ है कि इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन अ प्लेस ऑफ स्टोरेज, अब जहां पे हमने स्टोर किया है, अब किसी भी फसल को चाहिए था कि उसमें हाई टेम्परेचर पे स्टोर करना है, किसी भी एक फसल ऐसी है कि जिसको हाई टेम्परेचर पे स्टोर करना है, लेकिन आपने कहीं गलती से ऐसी जगह भी स्टोर कर दिया जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, तो वो मेरी मतलब कि वो हमारी पूरी की पूरी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जितना भी हमने क्रॉप प्रोड्यूस किया होगा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, प्रॉपर स्टोरेज हमें करना है। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, लॉस इन वेट एंड पुअर जर्मिनेबिलिटी। तो अब क्या होगा कि अब क्या कहते हैं कि अगर आपने सही से उसका क्या कहते हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा है, हाँ, प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा, प्रॉपर मॉइस्चर में नहीं रखा, तो इसकी वजह से क्या होगी, उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस घट जाएगी, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस घट जाएगी, तो इससे क्या होगा कि उसके वेट में भी लॉस आ जाएगा। और साथ में तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या कहते हैं कि जैसे आपने कभी बहुत सारे फसलें देखी होंगी जिसमें मतलब कि सीड्स होते हैं जिनको बोने के पर भी वो नहीं उगते, क्यों नहीं उगते, क्योंकि उनकी जर्मिने वो प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखे गए थे। हाँ, प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखे गए थे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जर्मिनेट कर ही नहीं पाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया था, उनका स्टोरेज प्रॉपर नहीं किया गया था उनको सही से। इसलिए क्या करते हैं कि डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस एंड ऑल लीडिंग टू द पुअर मार्केटेबिलिटी, इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये सारी चीजें खराब हो गई, स्टोरेज के मेथड्स में भी खराबी हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में सही से वो बिक नहीं पाएगा। इतना बात समझ आएगी, नहीं समझे, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब हमने क्या किया, सही तरीका अपनाया, एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट वेयर हाउसेस हमने खोल लिए, और उसमें क्या कहते हैं कि सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के थ्रू हमने क्या किया कि उसको स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव मेथड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्या कहते हैं कि ग्रेन्स को सही जगह पे, सही टेम्परेचर पे, सही प्रेशर पे क्या कहते हैं कि या सही मॉइस्चर में क्या कहते हैं स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड। हाँ, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स क्या किस लिए यूज किए जाते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि ग्रेन्स को कहीं स्टोर करना है, तो सबसे पहले उसको सुखवा लीजिए, पूरी तरीके से बढ़िया से ड्राई कर लीजिए। तो जब बढ़िया से ड्राई कर लेंगे, तब क्या कहते हैं कि हम आसानी से उसको अब स्टोर कर सकते हैं। वही लिखा हुआ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन फ्यूचर यूज। अब स्टोर को यूज ग्रेन को स्टोर करना है, ग्रेन को स्टोर करना है, उसके पहले ही उसमें क्या कहते हैं कि प्रॉपर मेथड्स यूज किए जाते हैं। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, इनको क्या कहते हैं कि स्टोरेज के पहले एकदम पूरा सही से साफ किया जाता है। प्रॉपर डाइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, पहले क्या करते हैं कि उसको ड्राई कर लेंगे, पहले उसको क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, अब फिर उसके बाद में उसको सामान को उसमें रखा जाता है। और कुछ चीजें ऐसे ही ऐड कर देंगे जो पेस्ट को मार देंगी, अब कुछ चीजें ऐसे भी रख देते हैं जिसकी वजह से पेस्ट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अभी तक मैंने बता दिया। अब क्या कहते हैं कि ये हमारा जो मेथड था, अभी तक हमने जो पढ़ा, ये था हमने क्या कहते हैं कि क्रॉप में कैसे इंप्रूव करेंगे, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट पढ़ लिया, हमने क्रॉप प्रोडक्शन के कहते हैं इंप्रूवमेंट पढ़ लिया, साथ में हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जो हमने उगा लिया है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। इस प्रकार से हमारा जो क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर का में से मतलब आधा पार्ट तो खत्म हो गया, इस चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, तो क्या कहते हैं कि अगर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर हम क्या कहते हैं कि इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है
साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज क्या कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उनको रख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको अब क्या कहते हैं कि उनको दाना दिया, मतलब कि खाना, जैसे उनको जो भी प्लांट्स एनिमल्स को जो जो जरूरतें हैं अगर हम उनकी पूरी कर रहे हैं, तो साथ में क्या कहते हैं कि और उनके प्रॉपर फीडिंग किया जा रहा है, प्रॉपर ब्रीडिंग कराया जा रहा है, उनका डिसीज कंट्रोल किया जाएगा, तो इन्हीं सब चीजों को क्या बोला जाता है कि कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है जिसमें क्या कहते हैं कि हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है लाइव स्टॉक का। ओके, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होगा, फीडिंग, उनको कैसे खिलाया जाना है, ब्रीडिंग, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, डिसीज कंट्रोल, ठीक है, इन सब मेथड को अपनाया जाता है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड एनिमल बेस्ड, एनिमल क्या कहते हैं कि एनिमल बेस्ड फार्मिंग की जाती है, जिसमें क्या कहते हैं कि जिसमें क्या होगा, कैटल होंगे, गोट होंगे, सीप होंगे, पोल्ट्री होंगे, फिश फार्मिंग, ये सारी भी चीजें की जाती है। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग भी की जाती है, जैसे कैटल हो गया, गोट को ही लोग, बहुत सारे लोग गोट को ही क्या कहते हैं पाल लेते हैं और उनको बेचना शुरू करते हैं। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज, लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों की क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डिमांड किसकी बढ़ती जा रही है, मिल्क की, एग की, मीट की, तो वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ा कि लाइव स्टॉक का क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करना पड़ा। हाँ, और लाइव स्टॉक की हम फार्मिंग करना शुरू कर दिए। लाइव स्टॉक फार्मिंग मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि पोल्ट्री फार्मिंग, और दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि गोट की फार्मिंग हो गई। मतलब कि हम जब क्या कहते हैं कि लाइव स्टॉक को पालना शुरू कर दें, तो उसी को बोला जाता है वो क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, यहाँ तक बात समझ आए। अब लेकिन अब इनको भी तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, इनको भी तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 5.2, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो हमारा क्या आता है, कैटल फार्मिंग। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें कैटल को हम किस लिए रखते हैं, कैटल को हम दो पर्पज के लिए रखते हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं कि मिल्क की वजह से रखते हैं, हाँ मिल्क की वजह से रखते हैं। और क्या कहते हैं कि ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, जैसे हम टिलिंग के लिए यूज कर लेते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, कार्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं, बैलगाड़ी हो गई, ये सब के उस लिए यूज करते हैं। केवल और केवल क्या, केवल और केवल दूध के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं, दूध के अलावा हमने क्या किया, बैलगाड़ी इन सब जगह पे यूज कर लिया। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीसीज, एक होता है बोस इंडिकस, हाँ, एक होता है बोस इंडिकस काउज एंड बोस बुबलीज, ठीक है, बफेलोज। तो देखो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि दो कैटल है, इंडियन कैटल बीइंग बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, दो स्पीसीज है। एक है क्या कहते हैं कि बोस इंडिकस, जिसका नाम है काउस, जिसको काउस कहते हैं, काउस का साइंटिफिक नेम क्या होगा, बोस इंडिकस। एक किसका, किससे रिलेटेड है, बोस बुबलीज, उस वो किससे हैं, बफेलो से, ठीक है, बफेलो उनको बोलते हैं। तो दो चीजें हैं, गाउ और बफेलो। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल जो होगा उसे मिल्क एनिमल कहेंगे। जो मिल्क 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 एनिमल्स क्या होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स या फीमेल्स जो होती हैं, उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया मिल्क एनिमल्स बोला गया। जबकि जो जिनका यूज हम लेबर के फॉर्म में कर रहे हैं, जिनका यूज हम लेबर के फॉर्म में कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्या, मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूध देते हैं उन्हें मिल्क एनिमल्स बोला जाता है। जिनको क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि लेबर के फॉर्म में यूज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ड्रॉट एनिमल्स बोला जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मिल्क प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सट्रैक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। अब वो कितने दिनों के लिए, वो क्या कहते हैं कि कितना दिनों का ड्यूरेशन होता है, कितने दिनों तक क्या कहते हैं कि दूध दे रहे होते हैं ये गाय या भैंस, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब तक क्या कहते हैं कि मिल्क का प्रोड्यूस होता रहता है, उसी को बोला जाता है लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जब एक काफ को, मतलब कि जब क्या कहते हैं गाय ने क्या किया कि बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद वो कितने दिनों के लिए, उसके बाद वो कितने दिनों के लिए क्या कहते हैं कि दूध को दे सकती है, दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर हमने लैक्टेशन पीरियड बढ़ा दिया, हाँ, अब एक गाय पहले 6 महीने तक ही दूध दे रही थी, अब हमने क्या किया,
उसको हमने ऐसा कर दी, कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से वो गाय 8 महीने दूध देने लगी। हाँ, तो वो गाय क्या करने लगी, 8 महीने दूध देने लगी। तो इसकी इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक्जोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, फॉरेन ब्रीड्स मतलब जो दूसरे देशों की है, उनको लाया गया। आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग, अब जिनके क्या कहते हैं कि लॉन्ग लैक्टेशन होती थी, हमने क्या कहते हैं कि जो विदेशी जो गाय थी, उनकी जिनकी लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड थी, उनके जीन्स को लिया। वाइल लोकल ब्रीड्स, अब देखो क्या होता है कि जैसे जर्सी होगी, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब क्या कहते हैं कि फॉरेन ब्रीड्स हो गई, आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स इनको। वाइल लोकल ब्रीड्स जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, तो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिसीजेस। तो अब क्या हुआ, इन दोनों की क्वालिटी को मिला करके एक नया बना लिया जाएगा, इन दोनों क्वालिटी को मिला करके, कि देखो जो हमारे यहाँ के हैं, जो हमारे यहाँ की जो गाय हैं जिनको जो हम बोलते हैं सिंधी, साहिवाल, ये क्या होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस है, ये सब क्या है, डिजीज रेसिस्टेंस है। वहीं पे क्या कहते हैं कि जो, क्या नाम है, जो फॉरेन थी, जैसे जिनको हमने बोला जर्सी, ये सब क्या है, ये सब क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि ये इनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है। हमने क्या किया, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को लिया और इनका क्रॉस ब्रेड करा दिया, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को लिया और इनका क्रॉस ब्रेड करा दिया। जब इनको आपस में क्रॉस ब्रेड करा दिया, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें डिजायर्ड क्वालिटीज के, क्या कहते हैं कि डिजायर्ड क्वालिटी के एनिमल्स मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पहले भी आपको बताया है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि रिप्रोडक्शन ऐसे कराया जाता है इन सब चीजों का, कि जिससे क्या होगा कि क्या कहते हैं कि जो हमें डिजायर्ड क्वालिटी की चाहिए, वो क्या कहते हैं कि वैसा क्या कहते हैं कि प्लांट मिल जाए, या वैसा क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर एनिमल की बात हो रही तो वैसा एनिमल मिल जाए। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for human farming, for health and any of animals and for production of clean milk। अगर क्लीन मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर क्लीन मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, या क्या कहते हैं कि प्लांट्स, क्या कहते हैं कि जानवरों को हेल्थ सही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे साफ सफाई बढ़िया से रखनी पड़ेगी जहां पर भी आप उनको रख रहे होगे। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट, मतलब उनको भी नहलाना वहलाना पड़ता है बढ़िया से, ठीक है। लूज एयर, और दे शुड शेल्टर्ड अंडर द वेल वेंटिलेटेड रूफ, अब उनको बढ़िया रूफ से रख के अंदर रखना है, उनको ज्यादा रेन में नहीं भीगने देना है, ना तो ज्यादा उनको हीट में रखना है, ना तो ज्यादा उनको कोल्ड में रखना है, ठीक है। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग, जो फ्लोर होंगे वो क्या होंगे, स्लोप में होंगे। जब वो स्लोप में होंगे तो क्या होगा, स्लोप में होंगे तो क्या होगा कि जब वो यूरिन करेगा या कुछ भी होगा, तो वो सारी की सारे फ्लो क्या होंगे, बड़े आसानी से उसको साफ किया जा सकता होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। बाकी अब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक क्या कहते हैं कि अब हमने पढ़ लिया है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यहाँ तक भर में कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।